नमस्कार दोस्तों। अच्छा यार, एक दुविधा है। मुझे ये बताओ, दुनिया में डायनासोर्स हैं या खत्म हो चुके हैं? क्योंकि एक देश ऐसा है जहाँ के लोग मानते हैं कि डायनासोर्स तो अभी जिंदा है और इनके जंगलों में बड़ी आराम से पाए जाते हैं। पर कैसे? ये और ऐसी और अजीब कहानियों को आज हम समझेंगे अपने पपुआ न्यू गिनी के सफर पे। मेलिनेशिया रीजन में सिचुएटेड पपुआ न्यू गिनी सदियों से एक ब्रिज रहा है एशिया और पैसिफिक रीजन के बीच में। और यहाँ का हर प्रोमिनेंट एथनिक ग्रुप, चाहे वो पॉलिनेशियंस हो, मेलिनेशियंस हो या ऑस्ट्रेलिशियंस हो, वो सब यहाँ एक ना एक समय पे पपुआ न्यू गिनी से ही गुजर के गए थे। जियोग्राफिकली पपुआ न्यू गिनी सिचुएटेड है ऑस्ट्रेलियन मेनलैंड से सिर्फ 160 किलोमीटर नॉर्थ में। पर अगर ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड्स को भी गिना जाए तो ये देश ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। आइए थोड़ा और जूम इन करते हैं। जिस आइलैंड पे पपुआ न्यू गिनी सिचुएटेड है उस आइलैंड का नाम है पपुआ आइलैंड। ये आइलैंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड के बाद और डिवाइडेड है 2 रीजन्स में। यहाँ के वेस्टर्न हिस्से का नाम है वेस्ट पपुआ रीजन, जो कि इंडोनेशिया देश का पार्ट है। यहाँ के ईस्टर्न हिस्से का नाम है पपुआ न्यू गिनी, जो कि इस देश को फॉर्म करता है। बहुत सारे पपुआस नहीं हो गए। ये देश बना हुआ है 600 आइलैंड्स की एक चेन से, जिनमें से 2 सबसे बड़े आइलैंड्स हैं, न्यू ब्रिटेन और न्यू आयरलैंड। उसके अलावा ये देश डिवाइडेड है 22 प्रोविंसेस, एक कैपिटल डिस्ट्रिक्ट और एक ऑटोनोमस रीजन में। इनकी कैपिटल डिस्ट्रिक्ट का नाम है पोर्ट मोर्सबे, जहां इनकी कैपिटल सिटी सिचुएटेड है, और इनके ऑटोनोमस रीजन का नाम है द आइलैंड ऑफ बोगनविल, जहां इनके मैक्सिमम गोल्ड और कॉपर डिपॉजिट्स भी माने जाते हैं और जो अपनी खुद की इंडिपेंडेंस के लिए सालों से लड़ रहा है। पर इनके बारे में और डिटेल्स में वीडियो में आगे समझाऊंगा। पपुआ न्यू गिनी के सभी रीजन्स एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह एयर कनेक्टेड है अपने 80 एयरपोर्ट्स और एयर स्ट्रिप्स के कारण। वहीं इस देश में रोड नेटवर्क बिल्कुल ना के बराबर है। इक्वेटर के पास सिचुएटेड होने के कारण पपुआ न्यू गिनी का क्लाइमेट है ट्रॉपिकल। ये देश सराउंडेड है बिस्मार्क, सोलोमन और कोरल सी से। उसके अलावा पपुआ न्यू गिनी है एक वोल्केनिक हॉट जोन, जहां अर्थक्वेक्स और वोल्केनोज बहुत ही कॉमन है। आज ये देश घर है 100+ वोल्केनोज का, जिसमें से 67 एक्टिव है और कभी भी एक्सप्लोड हो सकते हैं। नेचुरल फीचर्स के हिसाब से देखा जाए तो ये देश 4 अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। देश के दिल में यानी बीचों बीच मिलते हैं माउंटेनियस हाईलैंड्स। इस रीजन के माउंटेन्स हाई और स्नोई दोनों हैं। इनफैक्ट इक्वेटर के पास एक ट्रॉपिकल आइलैंड देश में बर्फ वाले माउंटेन्स पूरी दुनिया में सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनके 3 सीज में फैले ट्रॉपिकल आइलैंड्स, जहां अगर अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन ना आए तो क्लाइमेट रहता है पूरे साल वार्म और सनी। इसके बाद आता है मोमासा रीजन, जो कि पपुआ न्यू गिनी के नॉर्थ में सिचुएटेड एक फर्टाइल एग्रीकल्चर रीजन है। और फाइनली आता है साउथ पपुआ न्यू गिनी, जो कि फॉरेस्ट डेंस इलाका है और ये एरिया दुनिया के लीस्ट एक्सप्लोर्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में से एक है। यहाँ रहने वाले ट्राइबल्स का तो ये मानना है कि इन फॉरेस्ट में आज भी डायनासोर्स रहते हैं। अब देखिए, ये क्लेम साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है। ये फॉरेस्ट बहुत सी स्ट्रेंज और अनडॉक्यूमेंटेड नेचुरल स्पीशीज का घर जरूर है। अब स्ट्रेंज की बात हो रही है तो आइए समझते हैं पपुआ न्यू गिनी की हिस्ट्री को। अब देखिए, वैसे तो पपुआ न्यू गिनी 40,000 ईयर्स पहले हुई अफ्रीकन माइग्रेशन के कारण दुनिया के सबसे पुराने इनहैबिटेड रीजन्स में से एक है। पर यहाँ की हिस्ट्री में असली ट्विस्ट आता है यूरोपियंस के आने के बाद। साल 1884 में ये आइलैंड डिवाइड हुआ यूरोप की 2 कंपीटिंग पावर्स के बीच। देश का नॉर्दर्न हिस्सा बना जर्मन न्यू गिनी यानी जर्मन एम्पायर का पार्ट, और सदर्न हिस्सा बना ब्रिटिश न्यू गिनी यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट। अब साल 1905 तक ब्रिटेन ने अपनी इस कॉलोनी को नीचे बसे ऑस्ट्रेलिया से मर्ज कर दिया। पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के एडमिनिस्ट्रेशन को ये जरूर क्लियर किया कि कॉलोनी चाहे एडमिनिस्ट्रेटिवली ऑस्ट्रेलिया के अंडर है, पॉलिटिकली अभी भी रहेगी ब्रिटेन के अंडर। उसके बाद साल 1911 में दूर सुदूर यूरोप में हुआ वर्ल्ड वॉर 1 पपुआ न्यू गिनी के लिए काफी इवेंटफुल था। अब देखिए, जर्मनी हारा वर्ल्ड वॉर 1 और उसके साथ हारा अपनी सारी कॉलोनीज भी। उस समय इंस्टीट्यूट हुई लीग ऑफ नेशंस ने जर्मन न्यू गिनी को दे दिया ऑस्ट्रेलिया को एज ट्रस्ट टेरिटरी। ट्रस्ट टेरिटरी का यह मतलब हुआ कि जब तक इस कॉलोनी का फाइनल स्टेटस डिसाइड नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया उसे लीग ऑफ नेशंस के बिहाफ पे एडमिनिस्टर करेगा। वहीं ब्रिटेन देश का सदर्न हिस्सा तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर डाल चुका था। तो सिचुएशन ये हुई कि पपुआ न्यू गिनी का नॉर्दर्न हिस्सा और सदर्न हिस्सा दोनों ही ऑस्ट्रेलिया एडमिनिस्टर कर रहा था, पर अलग अलग लीगल फ्रेमवर्क्स के अंडर। साल 1941 में बहुत ब्रीफली देश के नॉर्दर्न हिस्से यानी कि जर्मन न्यू गिनी पे जापान का भी कंट्रोल रहा था, पर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने तक पूरा हिस्सा फिर से ऑस्ट्रेलिया के कंट्रोल के अंदर आ चुका था।
धीरे धीरे यहाँ के लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस जागी और साल 1975 तक पपुआ न्यू गिनी ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन कर ली। आइए अब बात करते हैं मॉडर्न पपुआ न्यू गिनी की। आज का पपुआ न्यू गिनी ब्लेस्ड है अबंडेंट गोल्ड और कॉपर रिजर्व से। इनफैक्ट इनकी 25% जीडीपी माइनिंग पे ही डिपेंडेंट है। पपुआ न्यू गिनी की इकोनॉमी के नेक्स्ट दो बड़े सेक्टर्स हैं पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन और एग्रीकल्चर। एक प्रॉपर और रिलायबल रोड नेटवर्क ना होने के कारण आज भी पपुआ न्यू गिनी की 80% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है और देश सिर्फ 20% अर्बनाइज्ड है। पपुआ न्यू गिनी की प्रेजेंट डे पॉपुलेशन है 94 लाख और यहाँ एक्चुअल में कितने ट्राइब्स और एथनिक ग्रुप्स हैं उसकी कभी कैलकुलेशन ही नहीं हुई। फिर भी यहाँ बोले जाने वाली 850 लैंग्वेजेस कुछ हिंट देती है कि ये देश कितना डाइवर्स है। अब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी हमेशा अच्छी खबर नहीं होती। अब वैसा ही एक डाइवर्स रीजन है द ऑटोनोमस रीजन ऑफ बोगनविल। गोल्ड और कॉपर रिजर्व से ब्लेस्ड इस आइलैंड के ट्राइबल्स ने अपने आप को कभी पपुआ न्यू गिनी का हिस्सा माना ही नहीं। 1975 यानी कि पपुआ न्यू गिनी की इंडिपेंडेंस से लेकर 1985 तक यहाँ के ट्राइबल्स पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी करते रहे। जब उससे कोई सोल्यूशन नहीं निकला तो साल 1988 में बॉर्न हुआ एक फुल ब्लोन सिविल वॉर जो कि अगले 10 साल तक पपुआ न्यू गिनी और बोगनविल आइलैंडर्स के बीच चलता रहा। फाइनली ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और यूएस के इंटरवेंशन के बाद ये सिविल वॉर खत्म हुआ और पपुआ न्यू गिनी की पार्लियामेंट ने बोगनविल को प्रॉमिस किया एक रेफरेंडम जो कि साल 2019 में हुआ। उस रेफरेंडम में लगभग 98% बोगनविल आइलैंडर्स ने एक अलग देश की मांग की। अब क्योंकि ये एक नॉन बाइंडिंग रेफरेंडम था, दोनों ग्रुप्स के बीच टेंशंस अभी भी बहुत हाई है। साल 2027 तक पपुआ न्यू गिनी की पार्लियामेंट एक डिसीजन लेगी बोगनविल की इंडिपेंडेंस को अलाउ किया जाए या नहीं। पर एज ऑफ टुडे दोनों रीजन्स के बीच सिचुएशन थोड़ी टेंस है। पपुआ न्यू गिनी की ऑफिशियल करेंसी है कीना। अब कीना नाम इसलिए रखा गया क्योंकि एक समय पे यहाँ की एक्चुअल करेंसी कीना शेल्स ही थे। उसके अलावा यहाँ के अनगिनत ट्राइब्स को जोड़ती है यहाँ की 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो कि है इंग्लिश, हिरीमोटू और टॉक पिसिन। यहाँ की 90% पॉपुलेशन टॉक पिसिन में ही बात करती है। ये लैंग्वेज यहाँ की सबसे फेमस है और इसके नाम का लिटरल मतलब है टॉक पिजन जो कि एक इंग्लिश और क्रियोल लैंग्वेज का मिक्स है। अब इनके हजारों ट्राइब्स को डिस्क्राइब करने लगा तो मेरी वीडियो यूट्यूब की लॉन्गेस्ट वीडियो बन जाएगी। बट ब्रीफ में इनके 3 सबसे फेमस ट्राइब्स हैं। हुली ट्राइब जो कि इनकी मोस्ट फॉरेनर फ्रेंडली ट्राइब्स हैं और अपने रेड और येलो बॉडी पेंट्स के लिए फेमस है। नेक्स्ट आता है असारो ट्राइब जो कि अपने मर्ड मास और वॉर डांसेस के लिए फेमस है। फाइनली इनका तीसरा सबसे प्रोमिनेंट ट्राइब है कारोवाई ट्राइब जो कि आज भी 140 फीट ऊंचे ट्री हाउसेस में रहते हैं। प्रेजेंट डे में पपुआ न्यू गिनी जैसे मेगा डाइवर्स देश को 3 चीजें बांध के रखती हैं। ये है टॉक पिसिन, क्रिश्चियनिटी और रग्बी। रग्बी इनका नेशनल स्पोर्ट है और इनकी नेशनल टीम कुमूल्स हर ट्राइब की दिल की फेवरेट है। इसी के साथ आइए अब समझते हैं पपुआ न्यू गिनी और इंडिया के रिश्तों को। इंडिया और पपुआ न्यू गिनी को जोड़ता है कॉमनवेल्थ का धागा। ये वो देश है जिन पे एक समय पे ब्रिटेन का रूल था। आज पपुआ न्यू गिनी का क्लोजेस्ट इंटरनेशनल फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और पपुआ न्यू गिनी के रिश्ते एस्टैब्लिश हुए साल 1975 में और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पपुआ न्यू गिनी एक ऐसा देश है जहाँ इंडिया की हाई कमीशन या एम्बेसी है। इनकी कैपिटल डिस्ट्रिक्ट पोर्ट मोर्सबी में सिचुएटेड है इंडिया के रेजिडेंट हाई कमिश्नर और बदले में पपुआ न्यू गिनी की एम्बेसी है न्यू दिल्ली शहर में। कॉमनवेल्थ और डायरेक्ट डिप्लोमेटिक एक्सचेंजेस होने के अलावा इंडिया और पपुआ न्यू गिनी मेंबर्स है फीपिक अलायंस के। फीपिक यानी फोरम फॉर इंडिया एंड पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। इंडिया और 14 पैसिफिक आइलैंड्स की एक अलायंस है। प्रेजेंटली पपुआ न्यू गिनी इंडिया के परमानेंट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कैंडिडेचर को इंडोर्स करता है और बदले में इंडिया इस देश की मदद करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एजुकेशनल ग्रांट से। पपुआ न्यू गिनी के आज के सफर पे हमने समझा कि डायनासोर्स शायद आज भी एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा हमने जाना कि ये देश होस्ट करता है दुनिया के लीस्ट एक्सप्लोर्ड और मोस्ट डाइवर्स ट्रॉपिकल जंगलों को, कि सदियों की अनइंटरप्टेड माइग्रेशन और कलोनियल इंटरफेरेंस के कारण कैसे पपुआ न्यू गिनी बना दुनिया का सबसे एथनिकली डाइवर्स देश। मेरे साथ इस सफर पे आने के लिए मेनी थैंक्स। अब आपको करना है ये कि शराफत से कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो पे कीजिए लाइक, शेयर और कमेंट। हमारा पैसिफिक आइलैंड्स का सफर जारी रहेगा और अगले एपिसोड में हम बात करेंगे सोलोमन आइलैंड्स की। और अगर आप पूरे पैसिफिक रीजन में मेरे फेवरेट देश यानी कि पलाव की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो लिंक अवेलेबल होगा यहाँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगले एपिसोड में सोलोमन आइलैंड्स की कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।